रूस यूक्रेन युद्ध को 400 दिन हो चुके हैं और अब खतरा है एक महायुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत। आप देख रहे हैं रणभूमि। युद्ध के मैदान से हर बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, सचेत करेंगे। इस समय हम आपको दिखाएंगे कैसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मैदान जंग में अपना ब्रह्मास्त्र समझा जाने वाला यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को उतार दिया है। बहुत ही खौफनाक परमाणु मिसाइल को उन्होंने उतार दिया है। एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन। अमेरिका ने कहा है यूक्रेन से जंग रूस के लिए एक तरह से वध उत्सव बन गई है। यही नहीं, ताइवान और चीन दोनों के बीच बहुत जबरदस्त तनाव इस समय है और प्रश्न यह उठ रहा है, एक युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच, क्या अब युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं चीन और ताइवान के ऊपर? क्या चीन हमला करने की तैयारी में है? रणभूमि में दुनिया में दो जगह युद्ध की हर बड़ी तस्वीर हम आपको बताएंगे। हम आपको दिखाएंगे किस तरह से रूस यूक्रेन जंग किसी भी दिन अब खतरा यह है कि एक परमाणु युद्ध का रूप ले सकता है। ऐसी आशंका युद्ध के मैदान में जताई जा रही है। इस युद्ध से दुनिया में तबाही मचने की आशंका पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। यह खौफ पूरी दुनिया को इस समय सता रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि एक बड़ा कदम वो उठा सकते हैं। उन्होंने यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम, यह ऐसी मिसाइल है जो 12,000 किलोमीटर दूर वार कर सकती है। यह ऐसी मिसाइल है जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स, यानी एक नहीं एक से अधिक परमाणु वॉरहेड आ सकते हैं। लाटविया में 10 नेटो देशों का सैन्य युद्धाभ्यास भी दूसरी तरफ शुरू हो गया है और थर्मोन्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रूस अपने युद्धाभ्यास में उतार रहा है। अब युद्ध का खतरा और गहराता जा रहा है। दुनिया में परमाणु तबाही मचाने पर तुल गए पुतिन। नाटो देशों ने दिखाया 10 का दम। पुतिन ने संहारक मिसाइल को मैदान में उतारा। यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन ने पश्चिमी देशों को एक बार फिर अपनी ताकत का एहसास कराया है। पुतिन ने यार्स थर्मोन्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को युद्धाभ्यास में शामिल करने के लिए बाहर निकाला है। बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने का ऐलान करने के अगले ही दिन रूस ने 3 इलाकों में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। इसमें सबसे बड़ा खौफ ये यार्स मिसाइल पैदा कर रही हैं। अब तक दुनिया में ऐसा कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं बना जो 12,000 किलोमीटर की उड़ान के दौरान इसे पकड़ ले और तबाह कर सके। यही नहीं, इसने एक दो नहीं पूरे 6 परमाणु हथियारों को एक साथ ले जाने की क्षमता है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध में अगर 2 एटम बमों ने जापान को घुटने पर ला दिया था, तो सोचिए 6 परमाणु बम किसी देश का क्या हश्र करेंगे। यही वजह है कि यह पुतिन की फौज के उन अजेय हथियारों में से एक है जो जमीन से जमीन पर वार कर किसी भी देश को घुटनों पर ला सकता है। जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल ही नहीं, रूस ने 2300 किलोमीटर प्रति मील की रफ्तार से उड़ने वाले एंटी शिप मिसाइल का भी परीक्षण जापान के सागर में किया है। इस मिसाइल के धमाके से शांत समंदर गूंज उठा। यह मिसाइल टेस्ट उस वक्त हुआ जब पुतिन के आला सुरक्षा सहायक बार बार कह रहे हैं कि अपने परमाणु हथियारों से आक्रमणकारी पुतिन पश्चिमी देशों को तबाह कर देंगे।
मॉस्को में रक्षा मंत्रालय ने हुंकार भरी कि दुश्मन के बनावटी टारगेट को 2 P-270 मॉस्किट मिसाइल ने तबाह कर दिया। जाहिर सी बात है कि पुतिन इससे सिर्फ यूक्रेन के दिल में खौफ पैदा नहीं करना चाहते। उनका मकसद अमेरिका और तमाम नाटो देशों को चेतावनी देना है कि वो यूक्रेन की मदद करना बंद कर दें। नाटो देश न केवल यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, बल्कि रूस यूक्रेन जंग के दौरान युद्धाभ्यास से अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। ये नाटो देश लाटविया के अदाजी ट्रेनिंग ग्राउंड में गोलियों और बमों की बौछार कर रहे हैं। लाटविया, अल्बानिया, चेक गणराज्य, इटली, मोंटेनेग्रो, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्पेन और स्लोवेनिया के अलावा कनाडा के साथ ही अमेरिकी सैनिक रणभूमि में आपसी तालमेल को नई धार दे रहे हैं। यहां स्पेन की सेना ने अपने नासाम्स मध्य श्रेणी की रक्षा प्रणाली को भी प्रदर्शित किया, जिसे लातविया के लियल वर्डे के बेस में तैनात किया गया था। नाटो देशों के साथ रूस के मिसाइल से युद्धाभ्यास दुनिया के लिए शुभ संकेत नहीं है, खास तौर पर जब 54 देश हथियारों से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और पुतिन के लिए यह बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है। डर है कि पुतिन किसी दिन न्यूक्लियर बटन न दबा दें जो पूरी दुनिया को तबाह कर दे। आज तक ब्यूरो। आज यानी 30 मार्च को इस युद्ध को 400 दिन पूरे हो गए हैं। अब यह युद्ध और भयानक रूप ले सकता है, कोई इसका छोर नजर अभी नहीं आ रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक नई कोशिश की है। हम आपको इस कोशिश के बारे में बताते हैं। हम आपको यह भी बताते हैं किस तरह इस समय खतरा यह है कि महायुद्ध यह बन सकता है। कुछ बड़ी खबरें हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। यह बड़ी खबरें इस समय है क्या, तस्वीर देखिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जो इस समय है ज़ेलेंस्की, उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को यूक्रेन आने का न्योता दिया है, एक निमंत्रण दिया है। कुछ दिन पहले शी जिनपिंग एक शांति प्रस्ताव लेकर रूस आए थे, मॉस्को में वो थे। इस बीच मॉस्को में रूस और ईरान के विदेश मंत्री मिले और एक परमाणु समझौते को फिर से चालू करने पर दोनों देशों के बीच बातें हो रही हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह दूसरी बड़ी गतिविधि है। अब हम आपको तीसरी बड़ी गतिविधि बताते हैं और इसका भी बड़ा असर होगा। राजधानी दिल्ली में भारत में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें रूस से वहां के एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी समझे जाने वाले निकोलाई पेट्रुशेव ने यहां उन्होंने भाग लिया। और न केवल वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से अलग से मिले, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की। अब एक और बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। ये जो दूसरी बड़ी खबर है, वहां पर जर्मनी के दौरे पर पहुंचे हैं ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III। किंग चार्ल्स ने कहा है कि जर्मनी और यूके हर हाल में वो यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। दूसरी तरफ यूक्रेन का वो जो बाखमुत शहर है ना, जहां पर सबसे भीषण लड़ाई हो रही थी अब तक की, वो लड़ाई और ज्यादा भयंकर रूप ले रही है। यहां रूस और यूक्रेन दोनों के सैनिकों ने, रूस की तरफ से वैगनर ग्रुप का, उनका एक मर्सनरीज का एक ग्रुप है, उसने अपनी पूरी ताकत यहां झोंक दी थी। यूक्रेन ने भी बाखमुत को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी। दोनों को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन जो इंटेलिजेंस असेसमेंट है पश्चिमी देशों का, उसके मुताबिक रूस इंच बाय इंच आगे बढ़ रहा है। चलिए अब हम आपको एक और महत्वपूर्ण खबर बताते हैं, और यह बहुत बड़ी खबर है इस समय। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का आकलन है, ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने वहां के रक्षा मंत्रालय को बताया है कि रूस 4 लाख सिपाहियों को और भर्ती करेगा। और यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। स्प्रिंग या समर ऑफेंसिव जिसे अब कहा जा रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध और बढ़ेगा, इसकी आशंका ब्रिटेन ने अब जाहिर कर दी है। यही अमेरिका का भी आकलन है। ब्रिटेन का अगर हम आपको आकलन बताएं, रूस आने वाले महीनों में यूक्रेन पर एक बड़ा हमला कर सकता है, और इस हमले के लिए कुछ हजार नहीं, 4 लाख नए सैनिकों को तैयार किया जा रहा है। इन सैनिकों की तैनाती यूक्रेन के पूर्व और पश्चिम के इलाकों में रूस की स्थिति को और मजबूत करने के लिए होगी। यानी डोनेस्क और लुहांस्क का जो इलाका है, जो अधिक प्रशिक्षित सैनिक है, जो बैटल हार्डन्ड सोल्जर्स जिन्हें कहा जाता है,
वो आगे बढ़ेंगे और ये जो नए सिपाही हैं, वो नए सिपाही इस समय वहां पर तैनात होंगे, अपनी पकड़ को और मजबूत करेंगे। और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है पश्चिमी देशों के लिए भी और यूक्रेन के लिए भी, अगर रूस 4 लाख सिपाहियों को और तैनात करता है। अच्छा, इस बीच हम आपको एक जमीनी स्थिति भी बताते हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से एक बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू किया है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के देशों ने। ये तस्वीरें हम आपको सीधे उसी मिलिट्री ड्रिल की दिखा रहे हैं और यहां एक दो नहीं, पश्चिमी देश एकजुट हो रहे हैं। क्यों? वो अपने इस एयर एंड लैंड एक्सरसाइज जिसे कहा जा रहा है, इस युद्धाभ्यास से रूस से की तरफ से आने वाले विमानों को, ड्रोन्स को, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स को, लड़ाकू विमानों को और मिसाइलों को रोकना चाहते हैं। फिर किस तरह से डिजास्टर रिलीफ आप जल्दी से कर सकते हैं, यानी किसी भी परिस्थिति में अपने सैनिकों को आपको भेजना हो, सिपाहियों को वहां से लाना हो, कैशवैक, मेडवैक जिसे कहा जाता है, इमरजेंसी कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, ये जो आप बोट्स के जरिए आप देख रहे हैं, कमांडो ऑपरेशंस किस तरह से वो कर सकते हैं, तेजी से एक इलाके में घुसकर उस पर कब्जा करने के लिए। हम आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं जिससे दुनिया घबरा रही है। यह जो तस्वीर है 12,000 किलोमीटर तक वार करने वाली यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ, यानी इस मिसाइल में एक नहीं, दो नहीं, कई परमाणु हथियार एक साथ दागे जा सकते हैं और 12,000 किलोमीटर दूर, यानी दुनिया का कोई छोर इस मिसाइल से बच नहीं सकता है। और रूस ने 3,000 सैनिकों के साथ 300 ऐसे सिस्टम्स का एक साइबेरिया में प्रशिक्षण और परीक्षण शुरू किया है। यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। यह तस्वीर और देखिए, यह जो टैंक इस समय रोल कर रहे हैं या टैंक आपको दिख रहे हैं, लेपर्ड टैंक्स नए टैंक हैं जो यूक्रेन को दिए जा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन यह कह रहा है बहुत कम संख्या में। वादा तो जर्मनी ने किया है 12 बिलियन यूरो का, 12 बिलियन यूरो के हथियार इस समय देगा जर्मनी यूक्रेन को, लेकिन यूक्रेन ये कह रहा है आ तो रहे हैं हथियार, बहुत धीरे आ रहे हैं और जल्दी चाहिए। दरअसल जो जमीनी युद्ध है, रूस को भारी नुकसान अभी तक उठाना पड़ा है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन रूस फिर भी एक पांचवें हिस्से पर कब्जा करने में सफल रहा है यूक्रेन के। लेकिन जो कब्जा है वो इस समय बाखमुत शहर के लिए है और यह बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिसका बाखमुत पर कब्जा होगा वो दो एक्सेस को इस युद्ध में, पूर्व और दक्षिण दोनों की एक्सेस को कंट्रोल कर सकता है, यानी दोनों ही क्षेत्रों में और दोनों छोर से इस युद्ध पर कंट्रोल कर सकता है। रूस पूरी तरह से छीन नहीं पाया है क्योंकि हर गली के लिए इस समय लड़ाई हो रही है। अमेरिकी सेना का जो आकलन है, अमेरिका के जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ है जनरल मार्क माइल्स, उन्होंने यह कहा है, माइल्स ने, कि बाखमुत रूसियों के लिए एक तरह से वध उत्सव जैसा बन गया है। यहां पर रूस का जो वैगनर ग्रुप है उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ जो यूक्रेन की सेना है उसे भी बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। पुतिन अब बेसब्र हो रहे हैं। वजह है यूक्रेन में छिड़ी ऐसी लड़ाई जिसमें उनके सैनिक बुरी तरह फंस गए हैं। जमीनी युद्ध में रूस के सैनिक यूक्रेन पर हमले कर रहे हैं तो पलटवार में उन्हें भारी भरकम नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। बखमुत में रूसी टैंक प्लाटून का ये वीडियो जमीनी हालात को दिखा रहा है। सोवियत युग के T-64 टैंक पर सवार रूसी टैंक प्लाटून यूक्रेन के उन सैनिकों को निशाना बना रही है जो ट्रेंच में बैठे हैं और रूस को आगे बढ़ने से वो रोक रहे हैं। ये टैंक रुकता है, अपनी पोजीशन लेता है, बैरल का एंगल एडजस्ट करता है और फिर निशाना साधकर गोले दाग देता है। Займаємось, тільки що відробили по позиціям росіян десь під Бахмутом, на Бахмутському напрямку, підтримали нашу піхоту, знищили бліндажі піхоти. यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाने के बाद रूसी टैंक अपने इलाके में लौट आते हैं,
लेकिन जैसे ही उन्हें फिर से हमले का हुक्म मिलता है, आनन फानन में पूरी टुकड़ी टैंक के साथ फ्रंट के लिए रवाना हो जाती है। इस दौरान इन टैंकों पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों का भी डर लगा रहता है। आपको दिखाते हैं कैसे यूक्रेनी ड्रोन रूसी टैंकों पर कहर की तरह टूट पड़ते हैं। यूक्रेन के जंगली इलाकों में रूसी टैंक खड़ा दिखता है, उनके हैच यानी अंदर जाने के दरवाजे खुले हैं। इसी बीच यूक्रेनी ड्रोन उस पर बम गिराता है। बम के गिरते ही रूसी टैंक धमाके के साथ आग के शोलों में तब्दील हो जाता है। ऐसे हमलों से रूसी सैनिकों में जबरदस्त दहशत है। Ну, всі люди, всі ми військові, всі ми боїмося, але цей страх вже він дуже сильно контролюється. Ну, типу, коли виконуєш саме бойове завдання, ти не переймаєшся через те, що тебе там можуть поранити, або вбити, або твою машину підіб'ють. Ти просто робиш свою роботу, ти про то не думаєш. रूस के भाड़े के सैनिक वाला वैगनर ग्रुप भी यूक्रेन युद्ध में शामिल है। उनके कमांडर ने कबूल किया है कि यूक्रेनी शहर बखमुत पर कब्जे की लड़ाई में जितना नुकसान यूक्रेन को हुआ है, उतना ही नुकसान उन्हें भी झेलना पड़ा है। बखमुत यूक्रेन का एक छोटा सा पूर्वी शहर है जो लगातार रूसी आक्रमण के निशाने पर है। इस शहर पर कब्जे के लिए अब तक का सबसे लंबा और खूनी संघर्ष छिड़ा हुआ है। आज तक ब्यूरो। तनाव लगातार बढ़ रहा है। रूस यूक्रेन के बीच इस बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कीव आने का निमंत्रण दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने युद्ध से पहले उनसे बात की भी थी और अब वो बात करना भी चाहते हैं। एक इंटरव्यू में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि 1 साल हो गया है इस युद्ध को, उन्होंने शी जिनपिंग से अभी बात नहीं की है। इधर चीन के विदेश मंत्रालय ने ज़ेलेंस्की के न्योते पर कहा है कि वो इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकते कि शी जिनपिंग ज़ेलेंस्की का न्योता स्वीकार करेंगे या नहीं, यूक्रेन जाएंगे या किसी और को भेजेंगे। हालांकि प्रवक्ता ने यह जरूर कहा कि बीजिंग यूक्रेन समेत सभी संबंधित पक्षों से बातचीत करता रहेगा। चीन का दशकों से आर्थिक और राजनीतिक रूप से रूस के प्रति झुकाव तो रहा है, यही नहीं युद्ध में तटस्थ रहने के बावजूद चीन रूस की मदद करने की बात कर रहा है और अब स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के क्षेत्र में इस संबंध को और मजबूत करने की बात कर रहा है, जो पश्चिमी देशों के लिए बेहद बड़ी चिंता की बात है। अच्छा, एक तरफ जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की शी जिनपिंग को न्योता देकर चीन से बीच बचाव की उम्मीद कर रहे हैं, दूसरी तरफ चीन और ताइवान की लड़ाई, एक तरह से यह कहें या तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्यों? ताइवान की जो राष्ट्रपति हैं साई इंग-वेन, वो अमेरिका के दौरे से, उनके अमेरिका के दौरे की बाद से चीन बहुत ज्यादा भड़क गया है। ताइवान की जो राष्ट्रपति है साई इंग-वेन 10 दिन की यात्रा पर सेंट्रल अमेरिका पहुंची है। यहां उनकी मुलाकात यूएस हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी से भी होगी और इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताना भी चाहेंगे। 2 अगस्त 2022 को नैन्सी पेलोसी का दौरा हुआ था ताइवान का। चीन से भड़क गया था। चीन ने ताइवान की राष्ट्रपति को चेतावनी देते हुए कहा था कि अमेरिका से दूर रहे। अमेरिकी स्पीकर जब ताइवान पहुंची थी तो चीन ने अपनी जो वॉर ड्रिल्स थी वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। जो ADIZ था, एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन, उसका बार बार उल्लंघन कर किया था और चीन ने गंभीर नतीजों की चेतावनी भी दी थी। अमेरिका ने अपने 4 युद्धपोत और उसमें उसके एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स शामिल हैं, उन एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स को साउथ और ईस्ट चाइना सी में तैनात भी किया था। ताइवान की राष्ट्रपति के दौरे से शी जिनपिंग बहुत नाराज है। चीन का कहना है कि ताइवान चीन का हिस्सा है, ताइवान का कहना है नहीं, हम तो एक स्वतंत्र देश है, हमारा चीन से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, सेंट्रल अमेरिका के इस दौरे से बहुत नाराजगी चीन की बढ़ती जा रही है। चाइना दबाव डालता है दुनिया के देशों पर कि वो कोई संबंध ना रखे ताइवान से, लेकिन अब दोनों ही देशों ने अपनी मिसाइलों का परीक्षण, अपनी मिसाइलों को दिखाना, युद्ध के हथियारों को दिखाना, मिसाइलों के अलावा युद्धाभ्यास करना भी तेज कर दिया है। इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर। आप यह सोचिए कि एक जगह युद्ध हो रहा है और दूसरी जगह युद्ध के बादल गहराते जा रहे हैं। बुलेटिन में इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं हरिद्वार, जहां गृह मंत्री अमित शाह
पतंजलि विश्वविद्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव उनके साथ बैठे हैं। एक हवन का आयोजन हो रहा है पतंजलि विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय। ओम ध्रुवं ध्रुवेण हविषाभिसोमं रामसी अथोत इंद्रः केवलीर्विशो बलिर्रस्कर स्वाहा। ओम अग्ने यशस्विन् यशसे ममर्पयेन्द्रावती ममचिति विहावः। अयं मूर्धा परमेष्ठी सुवर्चा समानानामुत्तमश्लोको अस्तु स्वाहा। ओम भद्रं पश्यन्त उपसेतुरग्रे तपो दीक्षा मृषयः सुवर्पितः। ततः क्षत्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा अभिसन्नवन्तु स्वाहा। ओम धाता विधाता परमोत संद्रक् प्रजापतिः परमेष्ठी विराजा। स्तोमाश्छन्दागुंसि निविदो आहुरे तस्मै तो राष्ट्रम्। महर्षि पतंजलि के नाम पर पतंजलि विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। 900 ईसा पूर्व में प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध भारतीय संत पतंजलि एक उस जमाने के बहुत ही बड़े योग गुरु डॉक्टर जो आप समझना चाहें उनको समझा जाता है। और आपको सीधे लिए चलते मेरी सहयोगी श्वेता झा हमारे साथ जुड़ रही हैं पतंजलि योगपीठ से ही। श्वेता, अगर हम बात करें पतंजलि योगपीठ की और इस विश्वविद्यालय की, तो एक बहुत बड़ा प्रयास है ये योग गुरु बाबा रामदेव का कि जो भारतीय परंपरा है शिक्षा को उसी रूप में आगे बढ़ाया जाए। सही कहा, और यही निरंतर और सतत करने की कोशिश कर रहे हैं स्वामी रामदेव। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पतंजलि योगपीठ जो विश्वविद्यालय है वहां के एक ब्लॉक का उद्घाटन कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, साथ में मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। आपको हम बता दें कि यहाँ पर एक ब्लॉक का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन अब से थोड़ी ही देर बाद आपको हम बता दें कि वहीं पर पतंजलि में ही योग भवन है जहां पर अमित शाह यहाँ पर आने ही वाले हैं थोड़ी ही देर में। और यहाँ पर आज आपको बता दें कि रामनवमी के अवसर पर सनातन धर्म को और सनातन धर्म की जो मर्यादा रही है, प्रतिष्ठा रही है, उसी को बरकरार रखते हुए और एक नई युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। एक नई फौज जिसे वाहिनी वो कहते हैं उसे बनाने की कोशिश यहाँ पर आज की गई है। आपको बता दें लगभग 100 से 150 नए सन्यासी जो हैं, साधु संत जो विद्वान और विदुषी हैं, उन्हें आज संन्यास और दीक्षा दी गई है हर की पैड़ी पर गंगा के तट के किनारे। और आज यहाँ पर अब थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर वो तमाम विदुषी जो कि अब संन्यास ले चुके हैं, दीक्षा ले चुके हैं स्वामी रामदेव से, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उनके सामने होंगे गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ स्वामी रामदेव, जिन्होंने ये शपथ खाई है, जिन्होंने ये शपथ लिया है, ये कहा है कि हमारे सनातन धर्म को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। और साथ ही साथ जहां एक तरफ हम आज के समय में, मैंने उनसे जब पूछा कि स्वामी जी मैं भी ये समझना चाहती हूं कि जब आज हम एआई की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, आज की युवा पीढ़ी चैटबॉट की बात कर रही है, साइंस कहां से कहां पहुंच गया है, अंतरिक्ष में हम नए नए खोज कर रहे हैं, वहां पर मैं ये देख रही हूं कि एक नए फौज की तैयारी हो रही है। एक वो फौज जो न सिर्फ सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की बात करता है, बल्कि वो ये भी कहता है कि वो देशभक्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो वो एक नया युवा जो है वो मुझे यहाँ देखने को मिला है। और उन्हीं लोगों से अब से थोड़ी ही देर में मुखातिब होंगे गृह मंत्री अमित शाह, जो कि आज ही यानी कि रामनवमी के अवसर पर आज उन्होंने शिक्षा, दीक्षा और संन्यास ग्रहण किया है। गौरव, श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास फिर लौटूंगा, लेकिन इस वक्त रणभूमि में हम रुख करते हैं दूसरे नए रण क्षेत्र का। हमने ब्रेक से पहले उस समय बात की थी किस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है, तनाव बढ़ रहा है। इस समय ताइवान और चीन के बीच तनाव भी लगातार बढ़ रहा है। जिस तरह से कुछ महीनों पहले था, लगभग उसी स्थिति पर पहुंच रहा है। और इसको देखते हुए ताइवान को चीन की धमकी से जापान भी अब सतर्क हो गया है।
जापान को आशंका यह है कि चीन किसी भी समय ताइवान पर हमला कर सकता है और ऐसे में दक्षिण जापान के जो द्वीप हैं वहां पर जो लोग रहते हैं उन्हें अगर इमरजेंसी हो, किस तरह से उन्हें वहां से निकाला जाएगा, सुरक्षित जापान के मेन आइलैंड पर लाया जाएगा, उसके लिए यूएस मरीन्स के साथ, अमेरिका के सिपाहियों के साथ एक बहुत बड़ा अभ्यास जापान ने उसे अंजाम दिया कि कैसे उन द्वीपों से लोगों को सुरक्षित निकाला जाएगा। आप सेनकाकू आइलैंड्स को लेकर जो तनाव है जापान और चीन के बीच, उसके बारे में आप जानते ही हैं। आप ये भी जानते हैं किस तरह से जापान के टेरिटरी में, उसके टेरिटोरियल वाटर्स में एक मिसाइल आकर गिरी थी जब ताइवान और चीन के बीच तनाव बढ़ा था पिछले वर्ष। अब जापान एहतियातन कदम उठा रहा है। ये दक्षिण पश्चिम जापान का तोकुनोशिमा द्वीप है। ये शांत द्वीप शुक्रवार को अमेरिकी हेलीकॉप्टर की दहाड़ से हिल गया। ये द्वीप ताइवान के बेहद करीब है। जिस पार्क में यह हेलीकॉप्टर उतरा वहां आमतौर पर लोग या तो वर्जिश करते हैं या आराम करते नजर आते हैं, लेकिन बीते शुक्रवार को इसकी इजाजत नहीं थी। दरअसल यहां अमेरिका और जापान का आयरन फिस्ट युद्धाभ्यास शुरू हो चुका था। अमेरिकी हेलीकॉप्टर में सवार अमेरिकी नौसैनिकों ने युद्धपोत यूएसएस अमेरिका से उड़ान भरी। वहीं तोकुनोशिमा के पूर्वी इलाके में करीब 200 अमेरिकी सैनिक समुद्री बोट के जरिए पहुंचे। यहां पहुंचते ही उन्होंने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। इसका मकसद यह देखना था कि अगर इस द्वीप पर चीन ने हमला किया तो उनके सैनिकों को कितनी जल्दी यहां से खदेड़ा जा सकता है। किकाईजिमा द्वीप पर अमेरिका जापान ने हवाई युद्धाभ्यास किया। करीब 100 सैनिक पैराशूट के जरिए द्वीप पर पहुंचे। इस जबरदस्त हलचल से यहां के लोग भी हैरान रह गए। जहां तक आयरन फिस्ट युद्धाभ्यास की बात है तो इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। वहीं 2017 में अमेरिका में दोनों देशों के सैनिकों ने युद्धाभ्यास किया था। इस बार जापान की मेजबानी में हो रहे वॉर ड्रिल में ओकिनावा अमेरिकी बेस से सैनिक यहां पहुंचे। 5 दिनों तक चलने वाले युद्धाभ्यास में लगभग 1700 अमेरिकी और जापानी सैनिकों ने हिस्सा लिया। जापान के शांत द्वीपों पर रहने वालों को यह युद्धाभ्यास पसंद नहीं आया, लेकिन चीन के आक्रामक रुख को देखते हुए उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। ताइवान पर चीन के किसी भी हमले से जापान का चिंतित होना लाजमी है। दरअसल ओकिनावा प्रांत का योनागुनी द्वीप ताइवान से महज 110 किलोमीटर दूर है। किसी भी इमरजेंसी में चीनी सैनिक जापानी वायु सीमा में दाखिल हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित निकालना सबसे बड़ी चुनौती होगी। इस चुनौती से निपटने के लिए जापान और अमेरिकी सैनिकों ने ताइवान के जापाना के द्वीपों में युद्धाभ्यास किया। जापान की चिंता इन द्वीपों को लेकर इस वजह से भी है क्योंकि इनमें से कुछ शासन के लिहाज से स्वतंत्र हैं। वहीं चीन इन द्वीपों पर अपना दावा करता है। ऐसे में जापान को डर है कि ताइवान पर हमले के बहाने वो इन द्वीपों को निशाना बना सकता है। आज तक ब्यूरो। तो हम बात कर रहे हैं युद्ध की, अब बात करते हैं छद्म युद्ध की या प्रॉक्सी वॉर की। बात पाकिस्तान की। कंगाली में भी आतंक को बढ़ावा देने से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। अगर बीती शाम की ही बात की जाए तो जम्मू के कठुआ इलाके में पाकिस्तान से लगी सीमा के करीब एक जोरदार विस्फोट हुआ। वहीं पर आज सवेरे एक बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और इसमें एक जिंदा ग्रेनेड भी मिला। क्या जम्मू में किसी बड़ी आतंकी साजिश की यह आहट है? देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। खेत में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। देर रात का वक्त है और रात के अंधेरे में पुलिस की टीम खेत में सर्च ऑपरेशन चला रही है। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के कठुआ में इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे सन्याल गांव की है। गांव के लोगों ने रात के करीब 9:30 बजे तेज धमाके की आवाज सुनी। खबर पुलिस को लगी तो धमाके की जगह की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया।
और चंद घंटों की मशक्कत में खेत के बीचों बीच वो जगह भी मिल गई। तस्वीरें देखिए, पुलिस वाले ब्लास्ट की जगह का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। उस जगह की मिट्टी को हटाकर देखा जा रहा है। 9:30 बजे का वाकया है, जिसमें कि इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। काफी तेज धमाका था, जो कि गांव वालों से पता चला है जी। और हमारी पुलिस फोर्स भी है, यहाँ के संतरी ने भी बताया है कि धमाका काफी तेज था। तो उसके बेस पे पुलिस पार्टी आ गई। आखिर खेत के बीचों बीच धमाका किसने किया? क्या धमाके की आड़ में घुसपैठ की कोई साजिश थी, या फिर ये किसी आतंकी साजिश का ट्रेलर था? शक ये भी जताया जा रहा है कि ड्रोन से विस्फोटक गिराए गए हों। ड्रोन आया है, हाँ, ड्रॉपिंग करने के लिए। आईडी ड्रॉपिंग कर हो सकता है गिर गया हो। हाँ, वो पॉसिबिलिटी है। कोई सिंगल आईडी गिर गई है उनसे। तो क्या रात के अंधेरे में ड्रोन के जरिए, अनमैन्ड एरियल व्हीकल के जरिए पाकिस्तान विस्फोटक भारत में भेज रहा था? और एक दुखद घटना इस समय आ रही है इंदौर के बेलेश्वर मंदिर में। वहां जो हादसा हुआ था उसमें मृतकों की संख्या 13 हो गई है। 13 लोगों की मौत बावड़ी हादसे में। 13 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन ने कर दी है। एमपी के इंदौर में रामनवमी पर बड़ा हादसा। इंदौर के बेलेश्वर महादेव मंदिर में एक छत का हिस्सा गिर गया था और उसमें 13 लोग एक कुएं में जा गिरे थे। 13 की मौत की पुष्टि हो गई है।